तो आज अपन स्टार्ट करते हैं जो डिसऑर्डर्स ऑफ हार्मोन्स रिलेटेड टू जो आपके पानक्रियास से जो आपका हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे। कौन सा? पानक्रियास में जो आपका एंडोक्राइन पार्ट था, नाम क्या था? बोलो। पानक्रियास को हम दूसरा नाम क्या बोल रहे थे? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्सोक्राइन ग्लैंड। उसका जो एंडोक्राइन पार्ट था, नाम क्या था? आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। ठीक है, तो जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहान है, यहां से तीन टाइप के सेल्स थे। क्या क्या था? अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या रिलीज कर रहा था? ग्लूकागन। बीटा सेल इंसुलिन एंड डेल्टा सेल सोमाटोस्टैटिन। इन दोनों को रेगुलेट कर रहा था, है ना। एंड हमने पढ़ा था कि मतलब जो ग्लूकागन है दैट इंक्रीज द शुगर लेवल, इंसुलिन डिक्रीज शुगर लेवल इन ब्लड। तो आज अपन देखने वाले हैं कि यहाँ पे डिसऑर्डर रिलेटेड टू इंसुलिन एंड ग्लूकागन। ठीक है, तो यहां से यहां पे अपन देखते हैं आज व्हाट इज द डिसऑर्डर, व्हाट आर द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू सिक्रीशन ऑफ पानक्रियास। ठीक है, तो पानक्रियास अगर पानक्रियास से जो आपका सिक्रीशन हो रही है, जो बेसिकली हम यहाँ पे इंसुलिन की हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हाइपर सिक्रीशन होती है तो क्या होगा? हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, एंड दूसरा हम बात करेंगे यहां पे हाइपो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। तो जो आपका हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन, लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि हार्मोन्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड अमाउंट में क्या होते हैं, रिलीज होनी चाहिए। पहले चीज, अगर उसे ज्यादा रिलीज होगी भी दिक्कत है, उसे कम रिलीज होगा भी प्रॉब्लम है। समझ आई बात? ठीक है, तो इसीलिए हार्मोन्स शुड बी रिलीज्ड इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। समझ आई बात? लेट क्यों आ रहे हो? पेट्रोल बेचना बाद में, वही करोगे बेटा जाके। तो यहाँ पे हाइपर सिक्रीशन मतलब जब आपका ज्यादा सिक्रीशन होगी तब क्या आती है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर इंसुलिन ज्यादा सिक्रेट होगा तो इंसुलिन का फंक्शन क्या था बताओगे पहले? डिक्रीज शुगर लेवल। अगर मान लो ज्यादा इंसुलिन रिलीज हुआ, शुगर लेवल बहुत कम हो जाएगा। समझ आई बात? ठीक है, जिसके लिए हमने लास्ट क्लास एक टर्म पढ़ा था, लो शुगर लेवल क्या होगा? क्या हो जाएगी? हाइपोग्लाइसेमिया। समझ आ रही बात? क्लियर है कि नहीं है? बोलो। अगर मान लो कोई पेशेंट, पेशेंट नहीं, कोई मतलब इंसान है, ठीक है, जो मतलब ऑलरेडी फास्टिंग में है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं कि मतलब मान लो कोई पेशेंट है, मान लो उपवास बोलते हैं ना, फास्टिंग, फास्टिंग कर रहा है, तो फास्टिंग के दौरान ब्लड शुगर ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, ऑब्वियस बात है। क्यों? अरे खाना ही नहीं खा रहे हैं कुछ ना, जो बॉडी में स्टोर था उसी को क्या किया जा रहा है? यूटिलाइज किया जा रहा है, जिसके वजह से ब्लड में क्या मिलेगा आपको? ग्लूकोज कम मिलेगा। और उसी टाइम में अगर मान लो हमने इंसुलिन के इंजेक्शन दे दी तो क्या होगी? बहुत कम हो जाएगा, शुगर लेवल काफी कम हो जाएगी। जब ऐसे आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाती है और ब्रेन को एंड आपके हार्ट को नहीं मिलेगा तो क्या होगा पता है? पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है। समझ आ रही बात? अगर इंसुलिन जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गया तो उससे क्या हो गया, आपका ग्लूकोज लेवल इतना कम हो जाएगा तो जिसके वजह से ब्रेन को नहीं मिलेगा ग्लूकोज, जिसके वजह से क्या होगा? अनकॉन्शियस होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, और एक नाम से भी बोलते हैं, डायबिटिक कोमा भी बोला जाता है उसको। अगर इसको ट्रीट नहीं किया, अगर देखा नहीं गया तुरंत, अगर इमरजेंसी वार्ड में एडमिट नहीं किए तो हो सकता है डेथ भी हो सकता है। समझ आ रही बात? ठीक है, तो अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हाइपोसिक्रेशन। अगर मान लो कि इंसुलिन कम सिक्रेट होगा तो क्या होगा? तो यहां पे शुगर लेवल बढ़ेगा, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, जिसको बेसिकली जो हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन है, जिसको हम बोलते हैं हाई ब्लड शुगर लेवल, क्या है? हाई ब्लड शुगर। ठीक है, तो ये जो हाई ब्लड शुगर जो होती है, दो कंडीशन के कारण होती है, जो हम बात कर रहे हैं यहां पे हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की ज्यादा सिक्रीशन, सॉरी, हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन मतलब इंसुलिन कम सिक्रीशन होगा, ऐसे कंडीशन में आपका हाइपरग्लाइसेमिया मतलब हाई ब्लड शुगर हो रही है। तो जो हाई ब्लड शुगर हो रही है ये आपका दो रीजन के कारण हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, डायबिटीज के नाम पे जानते हो, सुना है ना डायबिटीज?
तो डायबिटीज जो होती है आपका दो टाइप के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, ठीक है। तो एक हम बात करेंगे यहां पे डायबिटीज इंसिपिडस, दूसरा आपका है डायबिटीज मेलाइटस। क्या है? डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलाइटस। कीप इन माइंड, डायबिटीज इंसिपिडस इज नॉट रिलेटेड विथ इंसुलिन, इंसुलिन से इसका कोई लेन देन नहीं है, नाम इंसिपिडस है, इंसुलिन इंसिपिडस ऐसा कुछ लगेगा आपका सिमिलर है, बट इनके बीच में कोई लेन देन नहीं है, कोई लिंक नहीं है। समझ आ रही बात? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। बट जो आपका डायबिटीज मेलाइटस है, दिस इज टोटली लिंक्ड विथ इंसुलिन। तो बोले सर नाम फिर ऐसा क्यों दिया गया? दे दिएगा पहले से ही, ठीक है। तो वो चीजें हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। जब हम पिट्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे तो उस टाइम में बताऊंगा इंसिपिडस के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे खाली बता देता हूं, इंसिपिडस आपका तब होती है जब आपका एडीएच, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन पढ़ा हुआ है आपने, कहां पढ़ा हुआ है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा हुआ है। एडीएच वैसोप्रेसिन बोलते हैं। ये एडीएच अगर मान लो कि कम रिलीज होती है तो क्या होगा ना, आपका यूरिन ज्यादा बनेगा, यूरिन का वॉल्यूम क्या हो जाएगी, यूरिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यूरिन वॉल्यूम बढ़ेगा तो उससे क्या होगी ना, आपका यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी। क्या होगी? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार मतलब पेशाब लगेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज ऑल्सो ए सिम्टम ऑफ डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट में, जो डायबिटीज मेलाइटस वाली पेशेंट है, तो इसमें क्या होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, पॉलीयूरिया बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका डेवलप होती है, राइज होती है पॉलीयूरिया। समझ आई बात? ठीक है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है डायबिटीज इंसिपिडस। बट ये एक्चुअली मतलब आपका कोई डिसऑर्डर नहीं है, कीप इन माइंड, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर। डायबिटीज इंसिपिडस इज नॉट ए डिसऑर्डर, इट इज अ टेम्पररी कंडीशन। अगर मान लो हमारे बॉडी बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड है, ओवर हाइड्रेटेड है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगी, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, तो जिसके वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, पॉलीयूरिया होगी। तो क्या ये एक डिसऑर्डर है? नहीं। हमने पानी ज्यादा पी लिया, क्योंकि आज हमने एक्सक्रीशन का चैप्टर पढ़ लिया आज अपने, और सर ने बता दिया कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीना जरूरी है, नहीं तो किडनी स्टोन बन जाएगी, ठीक है। तो आपने ज्यादा पानी इंटेक शुरू कर दिया, तो उसे क्या होगी, पॉलीयूरिया हुआ। तो दैट इज अ टेम्पररी कंडीशन, दैट इज नॉट एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर। बट ये जो आपका मेलाइटस है, ये एक डिसऑर्डर है। ये फर्दर आपके कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं। एक आपका है टाइप 1, दूसरा आपका क्या है, टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। समझ आ रही बात? ठीक है। जो टाइप 1 है, ठीक है, ये एक्चुअली क्या होती है ना, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। क्या होती है? इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन होती है। मतलब इस सिचुएशन में बीटा सेल में कुछ प्रॉब्लम है। मतलब बीटा सेल कहां पे है आपकी? आइलेट्स ऑफ लैंगरहन ऑफ पैनक्रियास। पैनक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं, ठीक है, उन्हीं में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके वजह से इंसुलिन क्या हो रहा है, कम रिलीज हो रहा है। समझ आ रही? तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं ना, इस सिचुएशन में, इसको जो डायबिटीज मेलाइटस बोल रहे हैं, जिसमें इंसुलिन कमी है, तो इस कंडीशन में हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इंसुलिन का इंजेक्शन दे देंगे। उसका प्रॉपर डोज में कितना आपकी बीटा सेल बना रहे हैं और कितना कम पड़ रहा है, और जितना कम पड़ रहा है उसको कितने डोज में हम दे सकते हैं। 2 डोज में देना है दिन में, 3 डोज में देना है कि 4 डोज में देना है कि ज्यादा दोगे तो दिक्कत आ जाएगी। मैंने बताया यहां पे ज्यादा अगर इंसुलिन हो गया भी दिक्कत है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। तो ये आपका क्या होती है, इस कंडीशन में ट्रीटमेंट क्या है ना, इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन इंजेक्ट करके इसको हम क्या करें, और रेगुलर इंटरवल में लेनी पड़ेगी, रेगुलरली लेनी पड़ेगी। समझ आई बात? एंड ये एक क्रोनिक प्रॉब्लम है। क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, ये कभी क्योर नहीं होता, एंड तक चलता रहेगा। दूसरा जो टाइप 2 है, इस कंडीशन में क्या होती है ना, जो आपका सेल है, सेल बिकम्स इंसुलिन रेजिस्टेंट। मतलब लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक टाइप के रिसेप्टर था। हाँ, क्या था? बताया ना, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है, जो कि अलाउ करता है किसको, ग्लूकोज को।
अब ये जो है ना, ये रेजिस्टेंट बन चुका है किसके अगेंस्ट? इंसुलिन के अगेंस्ट। मतलब ये डिट बन चुका है। डिट समझते हो? जिसको 1000 बार बोलने के बाद सुनता ही नहीं है। जैसे आप लोगों में से कुछ बच्चे हैं, जितना भी मार लो, पकड़ लो, पीट लो, बिठा के पढ़ा लो, फिर भी नहीं करेंगे, उनको ढीठ बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो सेल है, यहां पे सेल आपका क्या हो चुका है? इंसुलिन रेजिस्टेंट बन चुका है। अब यहां पे आप इंसुलिन कितना भी मात्रा बढ़ा दो, कंसेंट्रेशन बढ़ा दो, लेकिन सेल को कुछ फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, क्योंकि जो SGLUT2 जो रिसेप्टर था, वो आपका क्या हो चुका है? रेजिस्टेंट हो चुका है। किसके अगेंस्ट? इंसुलिन के अगेंस्ट। तो इस कंडीशन में हमें इंसुलिन ऑलरेडी ब्लड में है, उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो फिर हम इसके क्या करें? इस कंडीशन में एक ही तरीका है, इसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं हम। तो एक्सरसाइज करने से क्या होती है ना, इसलिए डॉक्टर रेकमेंड करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। हो सकता है जो SGLUT2 जो रिसेप्टर है, हो सकता है फिर से एक्टिव हो जाए। क्या होता है ना, बैठे बैठे पेट आ गया है, दौड़ने से फैट कमेगा, समझ रहे हो? मतलब बैठे बैठे ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया? रेजिस्टेंट हो चुका है। हो सकता है सेल का जब नीड पड़ेगी, हो सकता है अपने रिसेप्टर को ओपन कर दे, जिसकी वजह से फिर से ग्लूकोज को लेना शुरू कर देगा ये। समझ आ रही बात? ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इंसुलिन इंजेक्ट नहीं कर सकते। समझ आ रही बात? क्लियर है? तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, तो ये आपका हो गया डायबिटिस इंसिपिडस एंड डायबिटिस मेलाइटस। डन है। नेक्स्ट आपका थायराइड दिया होगा। नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं, थायराइड। लोकेशन कहां पे प्रेजेंट है? नेक रीजन। नेक में प्रेजेंट है अराउंड, किसके अराउंड? लैरिंग्स। लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या है? वॉइस बॉक्स, जिसको मैडम सैपल पढ़ रहे थे क्लास 8 में। ठीक है, जो आपका वॉइस बॉक्स है, दिस इज द वॉइस बॉक्स। ठीक है, इस वॉइस बॉक्स के चारों तरफ, मतलब चारों तरफ मतलब सामने, सामने ही आपका क्या है? थायराइड ग्लैंड है, तो नेक रीजन में है। ठीक है, तो अराउंड लैरिंग्स, अराउंड लिख सकते हैं, या इन द वेंट्रल पोजीशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट है। कैसा शेप होता है? ये आपका बटरफ्लाई शेप है। बटरफ्लाई शेप का होता है। अगर यहां पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे एक्चुअली दिखता है, ये आपका लैरिंग्स है। ये ट्रैकिया है। तो यहां पे आपको मिलेगा जो आपका थायराइड ग्लैंड है। दिस इज द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, कितने लोब्स होते हैं इसमें? 2 लोब है, 2 लोब्स। ठीक है, तो इससे आपका हार्मोन्स कौन से रिलीज होते हैं? व्हाट इज द सिक्रीशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड? तो सबसे पहले अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड से क्या क्या रिलीज होती है? थायरॉक्सिन, जिसको हम बोलते हैं T4, ट्राई आयोडो थायरोनाइन, जिसको हम बोलते हैं T3, तीसरा कैल्सिटोनिन। ठीक है, 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, क्या क्या है? थायरॉक्सिन, ट्राइआइडोथायरोनाइन एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो जो थायरॉक्सिन है उसको हम क्या बोलते हैं? T4 बोलते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए 4 आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। कितने आयोडीन की रिक्वायरमेंट है? एक है थायरॉक्सिन बनानी है, 4 आयोडीन चाहिए। T3 की बात करते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनाइन।
मतलब इसको 3 आयोडीन की रिक्वायरमेंट है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर आपको थायरोक्सिन एंड ट्राइआयोडोथायरोनाइन बनानी है तो आपको आयोडीन की सप्लाई देनी पड़ेगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? बोलो, क्लियर है? तो इसको देनी ही पड़ेगी। अब सेकंड आपका कैल्सिटोनिन है, ठीक है? तो ये जो हार्मोन है इसका भी एक एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी है, देखेंगे आगे। तो सबसे पहले हम आप बात करते हैं T3 एंड T4 का फंक्शन क्या होती है ना। T3 एंड T4 का जो फंक्शन होती है यहां पे, दिस कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म। क्या कंट्रोल करता है ये? कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म, और यू कैन राइट दिस कंट्रोल्स और रेगुलेट BMR। BMR फुल फॉर्म क्या होती है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। What do you mean by basal metabolic rate? Basal metabolic rate means when you are not doing anything, your body is in resting condition. You are not doing any mental work, physical work, nothing. Just जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर में जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बीएमआर बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। मिनिमम मेटाबॉलिक रेट रिक्वायर्ड टू बी इन लिविंग स्टेट। जिंदा रहने के लिए जो आपका बीएमआर, जो आपका मेटाबॉलिज्म का रेट होती है, मेटाबॉलिक रेट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है इसको क्या करता? कंट्रोल करता। अगर थायरोक्सिन बढ़ गया तो आपका बीएमआर भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर थायरोक्सिन घट गया, थायरोक्सिन एज वेल एज T3 एंड T4 बोथ, T3 एंड T4 अगर बढ़ गया तो आपका क्या होगा? बीएमआर बढ़ जाएगा। T3 T4 घट जाएगा तो बीएमआर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। समझ आई बात? ठीक है, तो लिख लो, नोट डाउन करो। इट इंक्रीज, ऐसे मत लिखो, T3 एंड T4 इंक्रीज मीन्स increased BMR, increased BMR। समझ आई बात यहां तक? क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बाद में? कैल्सिटोनिन। ठीक है, जो कैल्सिटोनिन है ये आपका क्या काम करता है? दिस कंट्रोल्स कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और रेगुलेट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन ब्लड। ठीक है, ये कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, कैल्शियम हमारे शरीर में कौन से प्रोसेस के लिए चाहिए? बोन फॉर्मेशन। नेक्स्ट, वेरी गुड, ब्लड क्लॉटिंग और नर्व इंपल्स कंडक्शन के लिए भी चाहिए। समझ आई बात? ठीक है, तो ये जो मेजर दो फंक्शन है कि आपके ब्लड बनाने, बोन बनाने की रिक्वायरमेंट है, दूसरा आपका ब्लड क्लटिंग की रिक्वायरमेंट है, जो हम बेसिकली डायरेक्टली जो आपका मतलब ब्लड एंड बोन की रिलेटेड है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। रेगुलेट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म मतलब एक्चुअली करता क्या है ना? ये क्या करता है? ब्लड से कैल्शियम को निकाल के कहां डाल देता है? बोन में डाल देता है। मतलब बोन फॉर्मेशन में ये हार्मोन मदद करता है। कौन? कैल्सिटोनिन, दैट हेल्प इन ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस का मतलब क्या होती है? बोन फॉर्मेशन। बोन फॉर्मेशन के लिए ये हार्मोन रिक्वायर्ड है, जो कि ब्लड से कैल्शियम को निकाल के कहां डाल देगा? बोन में डाल देगा, जिसके वजह से बोन आपका क्या होगा? स्ट्रांग होगा, बोन सेल फॉर्मेशन होंगे, बोन हार्ड होगा। उसको हम और एक प्रोसेस भी बोलते हैं, मिनरलाइजेशन। दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन। डन? क्लियर है? बोलो। अब हम बात करते हैं कि अगर ज्यादा सिक्रीशन हुआ T3 T4 या थायरोक्सिन तो क्या होगा? अगर कम सिक्रेट होगा तो क्या होगा? वो चीजें देखते हैं। ठीक है, तो अंडर सिक्रीशन मींस हाइपो सिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन, दोनों हम देखने वाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे हाइपो सिक्रीशन।
ठीक है। हाइपोसिक्रेशन की बात करते हैं, तो हाइपोसिक्रेशन जब आपका थायरोक्सिन कम रिलीज होगी हमारे थायराइड ग्लैंड से, तो क्या इशू आएगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे हाइपोसिक्रेशन से सिंपल गाइटर। क्या होगी? सिंपल गाइटर। सिंपल गाइटर क्या होती है? जब हमारी स्वेलिंग ऑफ अ थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाएगा। क्यों? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन कम होने के कारण, सुनना यहां पे, आयोडीन कम होने के कारण क्या होगा ना, आपका T3 T4 जो बेसिकली हम बात करें यहां पे थायरोक्सिन की बात करें, ये बन नहीं पाएगी। T3 भी नहीं बन पाता है क्योंकि दोनों बनाने के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट है। तो आयोडीन अगर डाइट में कम रही तो क्या होगा, आपका T4 प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होगा। समझ आ रहा है क्या? नहीं समझ रहा है? इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। आयोडीन कम हुआ तो ये नहीं बनेगा। तो फिर ग्लैंड का साइज क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है जब बॉडी में हमारे ब्लड में जैसे थायरोक्सिन घटता है ना, तो हाइपोथैलेमस को पता पड़ जाता है। तो फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है, देखो बॉडी में थायरोक्सिन कम हो रहा है, तुम कुछ करो। तो फिर पिट्यूटरी क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि तुम क्यों नहीं बना रहे हो। तो बोलते हमें तो रॉ मटेरियल ही नहीं आ रहा, तो हम क्या करें। तो फिर वो क्या करता है, अपने सेल का साइज बढ़ा देता है। वो खुद नहीं बढ़ाता है, जो पिट्यूटरी से जो ऑर्डर आता है ना, वो हार्मोनल फॉर्म में आता है। उस हार्मोन जैसे ही आता है तो इसका सेल के साइज बढ़ते हैं, सेल का नंबर बढ़ जाते हैं, जिसके बाद साइज बढ़ जाती है। साइज बढ़ाने से क्या होगा, रॉ मेटेरियल ही नहीं आ रही है, तो सिंथेसिस कहां से होगी, जिसके वजह से क्या होती है, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन क्या होती है, आपका सिंपल गाइटर होती है, क्योंकि थायरोक्सिन आपका कम रिलीज होती है। क्यों रिलीज होती है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होती है। और इस दौरान क्या होगी ना, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाएगी। स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। समझ आ रही बात? क्लियर है क्या? नहीं समझा? दूसरा डिसऑर्डर आपका दिया गया है टेक्स्ट बुक में, क्रेटिनिज्म, और कोई दिया गया है, मिक्सोडेमा, दोनों दिया गया, कोई बात नहीं। दूसरा आपका दिया गया है क्रेटिनिज्म। ये ज्यादातर कहां पे होती है, चाइल्ड में होती है। चिल्ड्रेंस में ज्यादातर ये देखने को मिलता है, चाइल्डहुड डेज में। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, जिसके वजह से क्या होती है, क्रेटिनिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म रेट घट जाएगी, मतलब आपका बीएमआर घट जाएगा, तो मेंटल रिटार्डेशन वगैरह हो जाएगी। ठीक है, शॉर्ट हाइट भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है। ठीक है, दूसरा आपका दिया गया आपका मिक्सोडेमा।